हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 23 मई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ नो लिमिट ब्रोमांस दैट इज़ नॉट जस्ट बायलैटरल मैटर। इसमें हम रशिया चाइना रिलेशन के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 सेंचुरीज़ में इनके रिलेशन किस तरीके से इवॉल्व हुए और इस रिलेशन का क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकता है इंडिया के ऊपर। जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, मिलिट्री इम्प्लीकेशन, ये सारे एस्पेक्ट पर चर्चा की जाएगी और वे फॉरवर्ड पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ वेजिटेबल ट्रायम्विरेट इन्फ्लेशन एंड टेक अवे। हम इसमें टॉप कमोडिटीज़ टोमेटो, ओनियन और पोटैटो के प्राइसेस, इसकी वोलाटिलिटी के बारे में बात करेंगे, उसके रीजंस के बारे में बात करेंगे, उसका जो कंट्रीब्यूशन है हेडलाइन इन्फ्लेशन में वो कितना है, ये सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। और इसके साथ साथ इसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन पे और उसके कारण लोगों पे, वो क्या है, सरकार क्या इनिशिएटिव ले रही है इसकी प्राइस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए और एक्स्ट्रा क्या मेजर सजेस्ट किए जा सकते हैं, ये सारे एस्पेक्ट कवर किए जाएंगे। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्री पर्सपेक्टिव से जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आज का वो है गोपी थोटाकुरा बिकम इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, व्हाट इज़ स्पेस टूरिज्म। ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इवन स्टेट पीसीएस में भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ नो लिमिट ब्रोमांस दैट इज़ नॉट जस्ट अ बायलैटरल मैटर। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जो आर्टिकल है वो चाइना रशिया रिलेशनशिप के ऊपर आया है। दोनों के बीच में जो ब्रोमांस बढ़ रहा है उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंडिया के ऊपर, इस पे हम बात करेंगे और इसी तरह का मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों के जो टाइज हैं वो बहुत स्ट्रेंथन हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं और इसके इंडिया के ऊपर क्या जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं और इंडिया को ये जो कंसर्न है इसे एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन बाय इंडिया। इस आर्टिकल में हम ये चीज़ें एड्रेस करेंगे। इस बार 2024 के मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। आर्टिकल में हम बात करेंगे सबसे पहले कि ये आया क्यों है, कंटेक्स्ट समझेंगे। उसके बाद चाइना और रशिया की रिलेशनशिप पिछली 2 सेंचुरी में किस तरीके से रही है, फेज वाइज उसे देखेंगे। अभी जो टाइज हैं वो क्लोज क्यों रहे हैं उसकी बात करेंगे और इस पे इंडिया के क्या इम्प्लीकेशन है, प्लस इंडिया क्या कर सकता है, व्हाट शुड बी डन बाय इंडिया। ये हमारा जो है पूरा आर्टिकल इसी तरीके से चलेगा। आर्टिकल शुरू करते हैं। पिछले 11 सालों में रशिया और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो 40 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और रिसेंटली बीजिंग में समिट था और 75th एनिवर्सरी दोनों ने मनाई है अपने रिलेशनशिप की और रशिया और चाइना ने दोनों ने एक दूसरे को बेस्ट और ओल्ड फ्रेंड कहा है। तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई भी होता है कि 75 साल के रिलेशन में अप्स एंड डाउन्स ज़रूर रहे, लेकिन इस समय अगर हालात देखें तो चाइना और रशिया दोनों ही बहुत क्लोज आ चुके हैं। दोनों के टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन जो चीज़ें हो रही हैं उसके जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिकल जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें बदलेगी वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। अब बात करते हैं दोनों के जो रिलेशन थे पिछले 2 सेंचुरीज़ में वो कैसे रहे हैं। अगर आप 19th सेंचुरी की बात करें तो उस समय जो रशिया था वो पावरफुल था और चाइना था वो वीक था। चाइना का उस समय ब्रिटिशर्स ने भी फ़ायदा उठाया और रशिया ने भी फ़ायदा उठाया। काफ़ी बड़ी टेरिटरी रशिया ने उस समय कन्फिस्केट कर ली थी, उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो उतने बेहतर रिलेशन 19th सेंचुरी में नहीं रहे हैं। पोस्ट 1949 के बाद चाइना में कम्युनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया गया और उसके बाद सेम विचारधारा। तो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर जब शुरू हुई तो चाइना किसके क्लोज रहा, रशिया के क्लोज में रहा। तो उसके बाद रिलेशन बढ़िया रहे, लेकिन पोस्ट 1962 के बाद दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो ख़राब होती चली गई। इंडो चाइना वॉर हुआ। इंडो चाइना वॉर में जो रशिया का
स्टैंड था वो न्यूट्रल ज़रूर था, पर वो चाइना के इस एग्रेशन से खुश बिल्कुल नहीं था। दोनों के टाइज उतने अच्छे फिर नहीं रहे। और उसके बाद तो पोस्ट 1972 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिलेशन है चाइना के साथ बहुत अच्छे होते चले गए। रशिया को अकेला करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना को खूब सपोर्ट किया, और उस समय जो है इकोनॉमिकल स्फीयर में जो है कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म चाइना में एंटर हुआ, और उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो उसमें बूम आया। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना में आई यूनाइटेड स्टेट्स से, और फिर चाइना ग्रो होना शुरू किया। और लगातार जो है 2 दशकों तक 1990 और 2000 से 2010 तक के टोटल 2 दशकों तक इनकी जो ग्रोथ रही है वो 10% से ऊपर रही है, डबल डिजिट में रही है। पोस्ट 2012 की बात करते हैं, शी जिनपिंग के समय में अब जो है चाइना का राइज होना शुरू किया एज अ सुपर पावर, और यूएस को काउंटर करने के लिए उसके जो रिलेशन रहे रशिया के साथ, नज़दीकियां बढ़ती चली गई। और यहाँ पर जो है पिछले 8 से 10 सालों में ये रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं और टाइज जो है स्ट्रेंथन होते जा रहे हैं। रिसेंटली यूक्रेन और रशिया वॉर चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन लगा दिए हैं, तो रशिया की जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है। जितना भी एनर्जी और ऑयल है, ये रिसोर्सेस रशिया किसको बेच रहा है? सबसे ज़्यादा जो है चाइना को बेच रहा है। तो ये जो वॉर है इनकी, इसके लिए पैसा कौन दे रहा है? चाइना ही दे रहा है, ऑयल खरीद खरीद करके। तो इस समय रशिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है, टाइज जो है क्लोज़र होते जा रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि रशिया जो है इस पार्टनरशिप में वीकर पार्टनर है, और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। चाइना के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है रिलेशनशिप? क्योंकि चाइना यूक्रेन रशिया वॉर को कंटिन्यू भी करना चाहता है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो यूएस और यूरोप का पूरा फोकस यूक्रेन रशिया वॉर में लगा रहेगा, तो चाइना से इन लोग थोड़ा दूर रहेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसके लिए? चाइना के लिए। और दूसरा कि जो रशिया है वो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा वेस्ट जो है एकजुट हो गया है चाइना के अगेंस्ट में, तो उसे एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। तो ये एक अच्छा मौका है उसको रशिया के साथ टाइज स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये 2 बेनिफिट जो है चाइना के लिए हैं, इसलिए ये टाइज बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मेन चीज़ अपनी क्या है? इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। यहाँ अपने को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है वो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अलायंस शिफ्ट द बैलेंस ऑफ पावर इन द रीजन, लिमिटिंग इंडिया इन्फ्लुएंस इन द रीजन। जो बैलेंस ऑफ पावर होगा वो शिफ्ट कर जाएगा किसके तरफ? चाइना और रशिया की तरफ, रीजन में खासकर। दोनों ही एशियन कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ इस रीजन में, एशिया रीजन में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो लिमिट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ आपको, तो अफ़गानिस्तान इशू में रशिया का रोल है बहुत बड़ा, लेकिन इंडिया के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखता है रशिया, कि ये भी एक्नॉलेज करता है कि इंडिया का भी इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में। लेकिन अगर चाइना और रशिया साथ में आ गए तो हो सकता है कि इंडिया के इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाए। इसके अलावा और एक और एग्जांपल देख सकते हैं, पार्टनरशिप इन यूएनएससी मेकिंग इट हार्डर फॉर इंडिया टू गेट्स इट्स ओन पोजीशन पास्ट। दोनों अगर पार्टनरशिप कर लेंगे तो इंडिया की जो भी पोजीशन होगी वो पास कराना इंडिया के लिए आसान नहीं रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? जियो इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा चाइना और रशिया से। कहाँ पर? स्पेशली अफ्रीकन मार्केट में। अफ्रीकन मार्केट में कंपटीशन इंडिया के लिए, इंडिया के जो इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है मिलिट्री टाइज बिटवीन बोथ स्ट्रेंथन। मिलिट्री टाइज दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं चाइना भी रिसेंटली गलवान वैली इशू हुआ था, अपने बॉर्डर डिस्प्यूट चल ही रहा है, और रशिया अगर इन्हें इक्विपमेंट प्रोवाइड करता है सेम जैसे हमारे पास है या फिर उससे बेटर, तो यहाँ हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। अगर हमारे को कुछ चीज़ें बेच रहा है और उसको न्यूट्रलाइज करने वाली चीज़ चाइना को बेच दे रहा है, तो ऐसे में तो हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो हम ऐसे पार्टनर से लेंगे ही क्यों? फिर ये एक दिक्कत आ जाएगी इंडिया के लिए कि इंडिया को रशिया के साथ रिलेशन आगे कैसे रखना है। ये सारे चॉइसेस पे भी जो है इंडिया को सोच विचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशन। दोनों
जो है वेस्ट को और रशिया चाइना ये एक अलग ग्रुपिंग सी बन गई है और दोनों को बैलेंस करने में इंडिया को टाइट रोप वॉक करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट से वो बहुत डीपन होते जा रहे हैं। जैसे कि आप क्वाड को जानते हैं, तो क्वाड में बेसिकली चाइना की असर्टिवनेस को, इनफॉर्मली कहें तो चाइना की असर्टिवनेस को ही काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया है। लेकिन अगर चाइना और रशिया साथ हो जाएंगे तो इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि रशिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने, टाइम एंड टेस्टेड हैं। एक तरीके से कह सकते हो कि अपने बड़े भाई की तरह रिलेशन रहे हैं। चाइना को हमेशा बड़े भाई की तरह हमने ट्रीट किया है और चाइना ने अपने छोटे भाई की तरह। तो ये एक टाइम एंड टेस्टेड रिलेशन है। आज भी इंडिया डिप्लोमेट रशिया पे बिलीव करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स पे इतना बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी बैक स्टेप कर सकता है। तो इंडिया के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट चॉइसेस हो जाएंगी आगे चल के। इसके अलावा इंडिया का रशिया के मिलिट्री इक्विपमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है। कल को ऐसा हो सकता है कि चाइना जो है इनको फोर्स करे कि तुम इंडिया को मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बेचो। क्यों नहीं बेचो? क्योंकि इस समय चाइना ही इस रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, आगे इसे बढ़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये भी एक इशू हो सकता है फ्यूचर में। इन केस अगर डिस्प्यूट होता है, वॉर होती है, तो इसलिए रशिया को बोल सकते हैं कि आप इक्विपमेंट मत दो। ऐसी सिचुएशन में इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत आ सकती है। पहले भी इस तरह की दिक्कत इंडिया ने फेस किया है। इसके अलावा पाकिस्तान, चाइना और रशिया एक्सिस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेट है, स्पेशली इंडिया सब कॉन्टिनेंट रीजन में। तो ये बेसिकली क्या होंगे इंडिया के लिए जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस होंगे, मिलिट्री इम्प्लीकेशंस होंगे। चीज़ें क्लियर है। अब वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो इंडिया को जो है काफ़ी जगह एक साथ काम करना पड़ेगा, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट करनी पड़ेगी दोनों कंट्री के साथ, और काफ़ी एरिया में एक साथ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक मेजर्स की बात कर लेते हैं। दोनों कंट्री से रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। रशिया और इंडिया की अगर बात करें तो रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके ट्रेड टाइज, जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बहुत वीक है ना। तो यहाँ पर इंडिया को रशिया के साथ जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। P2P कॉन्टैक्ट बढ़ाना ज़रूरी है। कल्चरल टाइज भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है, ताकि जो है इंडिया को जो टाइट रोप वॉक पे चलना पड़ रहा है, यूएस और वेस्ट को बैलेंस कर रहे हैं किसके साथ, रशिया और चाइना के साथ, वो करने में डिप्लोमेटिक मेजर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। जितनी इंटरडिपेंडेंसी होगी उतने डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के चांसेस रहेंगे, डिस्प्यूट ना होने के चांस रहेंगे। थर्ड है एंगेजमेंट इन मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म लाइक ब्रिक्स, एससीओ और ब्रिक्स में ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर हम लोग अपने मल्टीलेटरल एंगेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है लोकल करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, और रशिया और जो चाइना है वो भी डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो ट्रेड करने में लोकल करेंसी को सपोर्ट किया जाए, लेकिन इंडिया को यहाँ देखना होगा कि सिर्फ चाइना की जो करेंसी युआन, उसको अकेले सपोर्ट ना मिले, क्योंकि धीरे धीरे डॉलर को चाइनीज़ युआन से रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो यहाँ लोकल करेंसी में इंडिया जो है चाहेगा कि इंडिया का रूपी भी जो है आगे बढ़े, तो यहाँ पर इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट करने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आपके वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा इंडिया के जो नेबरहुड हैं उनके साथ रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो इंडिया का जो रीजनल इन्फ्लुएंस है वो तो खतरे में आ ही सकता है। तो इंडिया के जो नेबरहुड हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, स्टेप ब्रदरलीहुड एटीट्यूड ना रखें, बुली ना की जाए। इन सारी चीज़ों का इंडिया को ध्यान रखना होगा, ताकि ये पार्टनर हमारे साथ में रहें। चाइना कार्ड ज़रूर दिखाएं, लेकिन दिल हमारे साथ लगा रहना चाहिए। ये बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ वेजिटेबल ट्रायमविरेट इन्फ्लेशन एंड टेक अवे। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS3 इकॉनमी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम आर्टिकल में वेजिटेबल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली जो टॉप कमोडिटी है
टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो, ये कमोडिटी का इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ रहा है, कैसे ये सीपीआई इन्फ्लेशन ड्रिवन कर रहे हैं, थोड़ा डेटा देखा जाएगा, ट्रेंड्स पर बात करेंगे। इसके अलावा जो इसकी प्राइस वोलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है, उसके रीज़न क्या हैं, उस पे बात करेंगे। सरकार के द्वारा इस प्राइस वोलेटिलिटी को कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं और क्या एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जा सकते हैं। इस तरह का मेंस में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सीपीआई बास्केट के बारे में बात करेंगे, वेजिटेबल का क्या वेटेज है सीपीआई बास्केट में, टॉप कमोडिटीज़ का क्या वेटेज है सीपीआई बास्केट में, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी और ये सारी चीज़ें आपको प्री में पूछी जा सकती हैं। तो आर्टिकल शुरू करते हैं। किसी भी इकॉनमी में इन्फ्लेशन बहुत क्रिटिकल इंडिकेटर होता है इकोनॉमी हेल्थ के लिए। इंडिया में जो इन्फ्लेशन मेजर करने का इंडेक्स है वो कौन सा है, सीपीआई। आरबीआई की उर्जित पटेल कमेटी ने 2014 में कहा था कि सीपीआई के थ्रू ही रेपो रेट डिसाइड किए जाएंगे। सीपीआई मतलब क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसा इसलिए कहा गया था उर्जित पटेल कमेटी के द्वारा क्योंकि ये ऐसा इन्फ्लेशन है जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है, कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। इसलिए रेट जो इंटरेस्ट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सीपीआई के हिसाब से ही डिसाइड किए जाएंगे। अगर सीपीआई ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, आप लोगों को आइडिया है, ताकि क्या किया जा सके, इन्फ्लेशन को कंटेन किया जा सके। अगर इन्फ्लेशन कम है तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसे भी कम कर दिया जाता है। इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, आरबीआई इस तरीके से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हम सीपीआई के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सीपीआई के जो बास्केट है उसमें 299 आइटम्स हैं और इसमें जो वेजिटेबल्स का अकाउंट है, जो वेट है, वो कितना परसेंट है टोटल बास्केट का, 6.04%। ठीक, तो टोटल वेजिटेबल्स का जो वेटेज है ओवरऑल सीपीआई में वो कितना है, 6.04%। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है प्री में। वेजिटेबल्स के अंदर टॉप का टोमेटो, ओनियन और पोटैटो का अगर हम वेटेज की बात करें तो ओवरऑल सीपीआई में कितना है, 2.2% के अराउंड है। तो 2.2% के अराउंड पूरा सीपीआई में टॉप कमोडिटी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो का वेटेज है। इतना कम वेटेज होने के बावजूद भी जब भी इसके प्राइसेस आसमान छूते हैं तो पूरा सीपीआई इन्फ्लेशन अफेक्ट होता है और बहुत ज़्यादा हेडलाइन इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एक और नोटेबल फैक्ट की बात करते हैं जो प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। द टीओपी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट 3.6% ऑफ टोटल कंजम्पशन बास्केट इन अर्बन एरिया while it constitute 5% of total consumption market in rural India for bottom 5% of consumption classes respectively as per the CPI basket classification। क्या कह रहा है कि जो कंजम्पशन बास्केट है अर्बन एरिया में जो बॉटम 5% लोग हैं उनके कंजम्पशन बास्केट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो बॉटम 5% लोगों के कंजम्पशन बास्केट में 3.6% जो कंजम्पशन है वो किसका करते हैं, वो टोटल कंजम्पशन में टॉप कमोडिटी का। ये अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। रूरल एरिया में 5% जो कंजम्पशन है वो किसका कर रहे हैं, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो का कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वो 100 रुपये खर्चा कर रहे हैं तो 5 रुपये खर्चा किसके ऊपर करेंगे, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो कमोडिटी में करेंगे। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली क्या बता रहा है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉप कमोडिटी का अगर इन्फ्लेशन उसमें हो रहा है तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा, जो बॉटम 5% पीपल हैं, जो बहुत पुअर हैं, वो उनको डायरेक्टली हर्ट करेगा। तो ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको आपको ध्यान रखना होगा। ये सारी चीज़ें आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेजिटेबल प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और इसके कारण इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, स्पेशली सीपीआई इन्फ्लेशन। वेजिटेबल इन्फ्लेशन जून में 0.7% था और ये जुलाई में बढ़ करके 37% के अराउंड हो गया। तो इससे आपको पता चल रहा है कि प्राइसेस कितने ज़्यादा वोलेटाइल हो रहे हैं वेजिटेबल कमोडिटीज़ में।
और टोटल अगर बास्केट देखेंगे तो केवल सीपीआई में 6% है, लेकिन इनका इन्फ्लेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 30% के अराउंड रहा है फरवरी और मार्च 2024 में। टोमेटो के प्राइसेस आपको याद होंगे 200-250 रुपये किलो मिल रहा था। तो टोमेटो के प्राइसेस जुलाई 2023 में लगभग 202% इंक्रीज़ हुए थे और टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन में 18% इसका कंट्रीब्यूशन था, जबकि सीपीआई बास्केट में इसका वेटेज केवल 0.6% है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं इस डेटा से कि जो टॉप कमोडिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस पर फोकस करना, उसके प्रोडक्शन पे और उसकी जो प्राइस वोलेटिलिटी है उसको कम करने पे, क्योंकि वो डायरेक्टली सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट कर रही है, जो पुअर कंज्यूमर्स हैं, जो गरीब कंज्यूमर्स हैं, जो बॉटम 5% कंज्यूमर है, उनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अब इस वोलेटिलिटी के जो रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है क्लाइमेट चेंज। एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है जिसके कारण क्रॉप लॉसेस बढ़ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में जो टोमेटो क्रॉप थी वो पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी क्योंकि वहाँ फ्लडिंग आई थी, उसी के कारण तो इतने ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गए थे। दूसरा क्या है रीज़न, रीजनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम देखें तो ये टॉप कमोडिटीज़ में मेनली जो प्रोडक्शन है वो कॉन्सनट्रेटेड है, कुछ ही स्टेट से इसे सोर्स किया जाता है। जैसे कि ओनियन की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन्हीं 3 स्टेट से मैक्सिमम ओनियन जो है सोर्स किया जा रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन इन्हीं स्टेट में। इन केस अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है इन स्टेट में, तो फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी और ऐसे केस में आप कहीं और से जो है सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, और अगर सप्लाई नहीं होगी, डिमांड तो हाई होती ही है, तो फिर ऐसे केसेस में प्राइस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पेस्ट और डिसीज़ जो है इस तरह के अटैक हो जाते हैं, पेस्ट अटैक हो जाता है तो उससे भी जो क्रॉप होगी लॉस होगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट है इट्स पेरिशेबिलिटी नेचर। जो आपकी टॉप कमोडिटीज़ है, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो ज़्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर सकते, और उसके अलावा स्टोरेज कंस्ट्रेन के कारण भी इसके जो प्राइसेस होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है डिमांड इलास्टिसिटी। डिमांड इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि ओनियन के प्राइसेस बढ़ जाएं, उसके बावजूद भी हम लोग ओनियन ख़रीदना बंद नहीं करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस राइस है। इसके कारण भी बहुत ज़्यादा होर्डिंग होती है और ब्लैक मार्केटिंग होती है, इसके कारण भी प्राइस वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सरकार के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं वो देख लेते हैं। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में तो आप जानते हैं, इनिशियली टॉप कमोडिटी के लिए ही ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया था, बाद में कई सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे इंट्रोड्यूस किया है? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। ये जो ऑपरेशन ग्रीन है ये बेसिकली आपकी फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस स्कीम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए सब्सिडी दी जा रही है, लगभग 50% के आसपास कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं। नेक्स्ट सरकार क्या करती है? एक्सपोर्ट में बैन लगा देती है। अगर आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं डोमेस्टिक में तो आप क्या करेंगे? बाहर कमोडिटी को नहीं भेजेंगे, तो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक में सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट है सरकार के द्वारा मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम पोर्टल इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके थ्रू हम क्लाइमेट फोरकास्ट कर सकते हैं ताकि किसानों को पहले से पता चल जाए, और मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू जो प्राइसेस है उसको पूरे तरीके से क्या किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है कि कितना प्राइस वोलेटाइल हो रहा है, मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, ये सारी चीज़ें चेक करने का काम मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल के थ्रू कर रही है सरकार। अब और क्या कर सकते हैं? तो बेहतर जो है स्टॉकिंग और स्टोरेज फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा
कि जो ये पेरिशेबल नेचर है इसका, इससे हम डील कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और जो टॉप कमोडिटीज़ है वो ख़राब हो जाती है, रॉटन हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो ये वेस्ट नहीं होगी। दूसरा, प्रोसेसिंग हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इन कमोडिटीज़ को प्रोसेस करके इसकी लाइफ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो इससे भी हम पेरिशेबिलिटी से डील कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। इससे सप्लाई भी बढ़ेगी और किसानों की इनकम भी बढ़ेगी, उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेदर देन कि जो मीडिएटर्स हैं उनको फ़ायदा मिले, किसानों को फ़ायदा हो अगर हाई प्राइसेस से, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू फार्मर। इन इमरजेंसी सिचुएशन एमएसपी जैसी स्कीम भी बनाने की ज़रूरत है। ठीक, इन तरीक़ों से हम जो है इसकी टॉप कमोडिटीज़ की जो वोलेटिलिटी है उसे एड्रेस कर पाएंगे और ओवरऑल फार्मर्स का वेलफेयर और कंज्यूमर का वेलफेयर किया जा सकेगा। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है गोपी थोताकुरा बिकम इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, व्हाट इज़ स्पेस टूरिज्म। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, डेटा फैक्चुअल बेस्ड आर्टिकल है। एसएससी और यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, इन सारी एग्ज़ाम में भी इस तरह के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। इंडिया बॉर्न एविएटर एंड कमर्शियल पायलट गोपी थोताकुरा along with 5 other space tourists become the latest set of individual to make a short recreational trip to space on Sunday। गोपी थोताकुरा जो कि इंडियन बॉर्न है, एविएटर एंड कमर्शियल पायलट हैं, वो 5 अदर स्पेस टूरिस्ट के साथ फाइनली स्पेस टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं। अभी तक के टोटल 50 ऐसे लोग हैं जो कि स्पेस टूरिज़्म के लिए गए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा लोगों को स्पेस टूरिज़्म के लिए भेजा गया है। और स्पेस टूरिज़्म को ये पुश क्यों मिला है? क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये पहले इंडियन स्पेस टूरिस्टर हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कौन से स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे? ये ब्लू ओरिजिन स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे। ये ब्लू ओरिजिन जो है वन ऑफ द फ्यू प्राइवेट स्पेस कंपनी है जो कि ऑफ़र करती है जॉय राइड टू पीपल वांटिंग टू वेंचर इनटू स्पेस। जो स्पेस टूरिज़्म बेसिकली क्या करती है, लोगों को ऑफ़र करती है। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ये जॉय राइड लोगों को मिल सकती है। जो ब्लू ओरिजिन है, जो अभी जिसमें 5 लोगों को लेके जाया जा रहा है संडे को, वो कितनी देर के लिए चलेगा? ये टोटल 10 मिनट लास्ट करेगा ये पूरा का पूरा सफ़र। मतलब 10 मिनट में ऊपर से वापस नीचे लैंडिंग हो जाएगी। आपको 105 किलोमीटर हाइट पर लेकर जाया जाएगा अर्थ से। वहाँ आप कुछ समय तक वेटलेसनेस फील कर सकते हैं और उसके बाद अर्थ को ऊपर हाइट से देख सकते हैं कैसा अर्थ दिख रहा है, और वापस आपको फिर लेकर आया जाएगा। जो स्पेस ट्रैवल है वो लगभग 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड, अर्थ के 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड से शुरू होता है, जहाँ पर करमान लाइन है। करमान लाइन क्या है? ये अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के एटमॉस्फेयर को क्या करती है? डिवाइड करती है। इसको हम बोलते हैं करमान लाइन। ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कई समय से, ये न्यूज़ में, और हम लोग भी पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो स्पेस ट्रैवल है वो 100 किलोमीटर के बाद से ही शुरू होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 10 मिनट का ही ये स्पेस टूरिज़्म होता है। कुछ ऐसे भी स्पेस टूरिज़्म हैं जिसमें 6 दिन 7 दिन तक के आप जो है स्पेस में रह सकते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रुक सकते हैं और उसके बाद अर्थ में वापस आ सकते हैं। इस तरह की राइड्स भी अवेलेबल होती है, पर इसकी जो कॉस्ट होती है ऑब्वियसली वो कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें 3 जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनका नाम याद रखना पड़ेगा। स्पेस टूरिज़्म में ये 3 प्राइवेट प्लेयर के कारण जो स्पेस टूरिज़्म है उसमें बहुत बूस्ट देखने को मिला है। पहला है वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन एंड स्पेस एक्स। इलॉन मस्क की कंपनी जानते होंगे। एक कंपनी अमेज़न वाले की है, जो अमेज़न का जेफ बेजोस हैं, उनको भी स्पेस टूरिज़्म कराया गया था। तो ये सारे जो प्लेयर्स के नाम हैं ये आपको पूछे जा सकते हैं। कौन से स्टेट के हैं ये? सारे के सारे प्लेयर यूनाइटेड स्टेट्स के ही हैं, ये ध्यान रखना होगा। ये तीनों चीज़ें, ये टर्म दे देगा, बोलेगा ये रिसेंटली इन द न्यूज़ में है, क्या है ये?
तो ये प्राइवेट प्लेयर हैं जो कि स्पेस टूरिज़्म ऑफ़र कर रहे हैं, इनके स्पेसक्राफ्ट स्पेस टूरिज़्म ऑफ़र कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।